ढलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गाँव गजगोला नानकबाड़ी में। आइए आपको गाँव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव गजगोला नानकबाड़ी में। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती क्या है? देखिए, प्राकृतिक खेती गोबर की खाद का प्रयोग करना, कंपोस्ट का प्रयोग करना, जो प्रकृति के अवशेष हैं या कृषि अवशेष हैं उनका प्रयोग करना, रसायनों का प्रयोग नहीं करना, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना, निराई गुड़ाई नहीं करना, और जीरो बजट खेती जिसको आज हम जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को मिला के, यानी कि जीरो बजट खेती से मतलब किसान को बाहर से कुछ नहीं लेना, जो प्रकृति ने हमको दिया है उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी खेती को करें। उससे हमें किसी भी प्रकार का खाद आदि बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। जुताई नहीं की जाती है, जैसे प्रकृति ने जिस रूप में हमें चीज़ें दी हैं उसी हम चीज़ों को प्रयोग करके प्रकृति से खेती किसानी को करें, जिससे जो है हमारा जो खर्च आने वाला है या इनपुट जिसको हम बोलते हैं किसानी भाषा में, हम उसको उसकी लागत बोलते हैं, वो उसको घटाया जा सके बल्कि शून्य किया जा सके। यही उद्देश्य लेकर जो प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं उसी का पर्पज़ यही है और यही उसका ध्येय भी है। तो ये कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। आपको जानकारी है कि प्राकृतिक खेती क्या है? ये तो पहले ही मालूम है, हमने बताई कि जो हमारे पास जितने साधन हैं, बैल है, गाड़ी है या खाद है हमारे घर का, हमने वही इस्तेमाल करे अब तक। लेकिन अब देख भार के कि इधर ज़्यादा पैदा हो रही है, इधर कम हो रही है, इधर ये हो रही है, तो हमने भी अपने जो है प्राणों की बाजी लगा दी। कुछ कर्जा ले लेना, कुछ कैसे करना, और रासायनिक खाद लगाना, छिड़काव करना। पहले भी खेती हो गई, बहुत शुद्ध खेती हो गई और बड़ी अच्छी पैदा हो गई, लेकिन पेट भरे मौजूद रहे हैं और अपने हाथ से काम कर लेते। अब मजदूरों का काम पड़ गया, सिंचाई का भी काम बहुत ज़्यादा हो गया। प्राकृतिक खेती आप करते हैं? करते हैं, लेकिन लोग जो हमें बुरा बताते हैं कि तुम लागत नहीं लगाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। समय पर जो है लागत नहीं लग पाती है, अब तो उसके निर्भर रहना पड़ता है प्राकृतिक खेती की तरफ से। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं और कुछ हमें सलाह दें इसके बारे में, क्योंकि हम अपने जो है प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। हाँ, सलाह लेना चाहते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, तो क्या उनको सलाह लेनी है हमारे विशेषज्ञ से? आइए जानते हैं। नमस्कार किसान साथियों, प्राकृतिक खेती के लिए 4 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है निराई गुड़ाई नहीं करनी है, यानी हमारी जो भूमि है
उसके अंदर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, वह अपनी निराई गुड़ाई स्वयं कर लेते हैं। दूसरा, हमें किसी भी फसल को काटने के बाद दूसरी फसल लगाने से पहले किसी भी प्रकार की जुताई नहीं करनी है। ये हमारे दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत हमारा, हमें किसी भी प्रकार के जैविक अथवा रासायनिक कीटनाशक, फफूंदीनाशक का प्रयोग नहीं करना है। इन सिद्धांतों के आधार पर अगर हम किसी फसल प्रणाली को अपनाते हैं तो वह प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आती है और किसान साथियों को इस तरह से इस प्रकार की प्रणाली को अपनाना चाहिए। यह बहुत ही फायदेमंद है और इसमें लागत शून्य होती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? ऐसा हम उसमें जानकारी नहीं है, हमें पूरी कुछ जानकारी पूछनी चाहेंगे आपसे, कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि प्राकृतिक खेती कैसे करनी चाहिए। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जी आप बताएं। हमारे किसान भाई का सवाल है कि प्राकृतिक खेती वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती करना बहुत आसान है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के लिए किसी तरीके के कीटनाशक या आपके रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। प्रकृति ने न्यूट्रिएंट्स भी दिए हैं, तो साथ साथ उनको जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी मारने वाले दूसरे कीड़े मकोड़े भी प्रकृति ने ही दिए हैं। तो इस तरीके से किसान भाई अगर प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं तो उन्हें किसी तरीके की परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पहले से ही उपलब्ध तरीके हैं उन्हीं तरीकों को अपनाएं, जिसमें जो हमारे देसी बीज हैं या दूसरे बीज अवेलेबल हैं उनका प्रयोग करें। देसी गाय है हमारे पास, उनका मलमूत्र, गोबर आदि का प्रयोग करके खेत की उर्वरता बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रकृति में जो कीट पतंगे पाए जाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो हानिकारक हैं, जो फसल को नुकसान करते हैं, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो हानिकारक कीटों को मारने का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, यानी एक फसल एक बार दूसरी फसल दोबारा से इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो बिना किसी केमिकल के लगाए हुए हमारी फसल पर किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा और हमारी फसल उच्च गुणवत्ता की और उच्च उत्पादन में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है। प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती, जैसा कि आपको नाम से विदित हो रहा होगा, जीरो बजट फार्मिंग यानी हमें कम से कम जीरो लागत पर उत्पादन प्राप्त करना, और दूसरा हमारा जैविक खेती यानी हमें जैविक उत्पादों का प्रयोग करके फसल उत्पादन करना, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट, इस तरह की खादों का हम प्रयोग करते हैं। इस पद्धति को हम जैविक खेती कहते हैं, लेकिन यह थोड़ी महंगी है। लेकिन जब हम जीरो बजट फार्मिंग से इसकी कंपेयर करेंगे तो जीरो बजट फार्मिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं होता है और हमारे वातावरण के लिए जीरो बजट फार्मिंग प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इस प्रकार से दोनों खेतियों में अंतर किया जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया प्राकृतिक खेती
और जैविक खेती के अंतर के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। प्राकृतिक खेती की जानकारी है आपको? नहीं साहब, हमें कोई जानकारी नहीं है। आप सर आए हुए हैं हमारे गांव में और आप बताएं सही तरीके से। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया प्राकृतिक खेती के बारे में, तो आप अब प्राकृतिक खेती करेंगे? हाँ हाँ, हम करेंगे। आप बताएंगे, सही सलाह देंगे तो करेंगे। हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया कि प्राकृतिक खेती कैसे कर सकते हैं, तो अब आप प्राकृतिक खेती करेंगे? हाँ जी, करेंगे। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, सवाल करेंगे। जीवामृत के बारे में आप सर बताएं कि जीवामृत कैसे बनता है। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जीवामृत अगर बनाना चाहते किस प्रकार से बन सकता है। जीवामृत बनाने के लिए हमें गौमूत्र, गोबर, देसी गाय का गोबर, गुड़, ये सभी हमें एक साथ मिलाकर पानी में मिलाकर हमें रात भर छोड़ देना चाहिए। 12 घंटे के करीब हमें छोड़ देना चाहिए। ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा हमारा खाद बन जाता है, जिसे हम खेत में लगा के खेत की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि जो अभी तक आप रासायनिक खादों का यूज कर रहे हैं, उन रासायनिक खादों को यूज न करके, प्रयोग न करके, अगर आप जीवामृत का यूज करते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। जो आपका खाद्य पदार्थ है वो अच्छी गुणवत्ता का होगा। इससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो जीरो बजट है ये, तो इससे आपको किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लगेगा, तो आप अच्छा कमा सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप जीवामृत का यूज करके अच्छी खेती कर सकते हैं। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप जीवामृत कर अगर बनाते हैं तो उससे आप अच्छी खेती कर सकते हैं। आज हम प्राकृतिक खेती की चर्चा कर रहे हैं। जानकारी है प्राकृतिक खेती क्या है? बहुत अच्छी है साहब, और ये गाय के गोबर से, भैंसों के गोबर से, देसी खाद से बनती है। प्राकृतिक खेती में शुद्ध खेती है ये, और कोई भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होता और खर्चा भी नहीं है इसमें। और इसमें कोई खर्चा नहीं है, और लाभकारी है। लाभकारी है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद है, सवाल करना चाहते हैं। हाँ जी सर, बीजामृत के बारे में हमें विशेषज्ञ बताएं। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो बीजामृत के बारे में जानना चाहते हैं। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। बीजामृत हमारा बीजों के शोधन के लिए हम लोग बनाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर बीज हमारा सही नहीं होगा तो उत्पादन, पेड़ की वृद्धि सही नहीं होगी, और दूसरी बात बीमारियां लगेंगी, कीट पतंगे लगेंगे। तो इसके लिए हम बीजामृत बनाएंगे, और बीजामृत में गौमूत्र, देसी गाय का मूत्र, गोबर, लाइम, इन सभी को मिलाकर और पानी में मिला देंगे। इन सबको मिक्स करके पानी में मिला देंगे और एक रात को या 2 रात के लिए हम लोग इसे छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद इन्हें मिला के छान कर और हम इसे बीजों का शोधन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इन चीज़ों को लगाते हैं तो हमें कीटनाशक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कोई बीमारियों की अन्य दवाएं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो दवाई हम लोग कीटनाशक या बीमारियों को मारने के लिए जो हम दवाई यूज करते हैं, इनसे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। तो मेरा यही किसान भाइयों को सुझाव रहेगा कि आप रासायनिक खेती को छोड़ें। अब हमारे पास उपलब्ध है बीजामृत, आप अपने घर पे ही बना सकते हैं, जिससे आपके पास कोई खर्चा नहीं आएगा, और आपकी जो खेतों की जो समस्या है, बीमारियों की, कीट पतंगों की समस्या है, उसका भी समाधान हो जाएगा। बीजामृत किस तरीके से बना सकते हैं? वो बीजामृत बनाने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप गौमूत्र, लाइम और आप गोबर आदि को आप पानी में मिलाकर रात भर छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप छान कर इसको हम बीज शोधन में यूज कर सकते हैं। बीज शोधन यानी बीज जो लिया है उसको हम शोध कर सकते हैं। इससे बीजों के अंदर अगर कोई बीमारी पहले से लगी है तो उसे सही हो जाती है, और ऐसे अच्छे बीज को अगर हम खेतों में बोते हैं तो हमारा जो पेड़ है वो बहुत अच्छे से, उत्पादन भी अच्छा होगा। उत्पादन बहुत अच्छा होगा, खर्चा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने सब कुछ जो भी साधन थे अपने घर से यूज किए हैं, तो खर्चा भी नहीं आएगा, जीरो बजट में आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि गुणवत्ता बहुत होगी। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि अगर आप बीजामृत का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है गुणवत्ता अच्छी होगी, पैदावार भी बढ़ेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, सवाल करना चाहते हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ, जो बीजामृत के बारे में बताया है, 1 एकड़ में कितनी मात्रा चाहिए, गुड़ की, गौमूत्र की और गोबर की? देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि 1 एकड़ में कितनी मात्रा होगी। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं।
जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीजामृत जो आपको बीज शोधन के लिए यूज होता है, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा बीज है, तो 1 एकड़ में जैसे आप जानते हो, जैसे गेहूं की बुवाई कर रहे हैं आप, तो 8 से 10 किलो आप पर बीघे के हिसाब से लगाते हैं, तो 1 एकड़ में लगभग आप 50 से 60 किलो आप यूज कर रहे हैं गेहूं का। तो उसके लिए आपको 50 से 60 किलो गेहूं के लिए आपको करीब 5 से 6 लीटर बीजामृत सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि उसी में आपको घोल देना है, मिला देना है, और मिलाने के बाद कुछ समय के लिए आप छाया में ही 1 एकड़ में किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 एकड़ में जो आपका बीज है, उस बीज को आप फर्श पे डाल दीजिए। फर्श पे अगर मात्रा कितनी रहेगी? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपने जो 50 से 60 किलो गेहूं है अगर आपका, तो 5 से 6 लीटर आपका बीजामृत सफिशिएंट रहेगा, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें गोबर की मात्रा कितनी रहेगी? गोबर की मात्रा जो हमने 5 से 6 लीटर बनाने के लिए है, 1 से 2 किलो गोबर सफिशिएंट है, मूत्र में 1 से 2 लीटर सफिशिएंट है, और आपका जो लाइम है 12 ग्राम सफिशिएंट है। तो ये तीनों चीज़ें जो हम मिला के तो हमने पहले ही बना दिया है। उसके बाद हमें जो पूरा बना हुआ फॉर्मुलेशन है, उसमें हमें 6 से 7 लीटर सफिशिएंट रहेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गजगोला नानकबाड़ी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती, हमारे जो किसान भाई हैं इस गांव में कितने किसान भाई ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? यहाँ लगभग सभी जितने भी किसान भाई हैं कम कर रहे हैं अभी, लेकिन सबको ये समझाया जा रहा है कि गोबर का खाद इस्तेमाल करो। और 2 कंपोस्ट जो बनवाई भी थी पिछले साल में, और गोबर की खाद ही सबसे बढ़िया है। रासायनिक खाद से तो बीमारियों का आना तय है। आप अपने स्तर पे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो प्राकृतिक खेती करें? हाँ जी हाँ, समझाते हैं कि जो गोबर की खाद डाल के ये खेती करो और रासायनिक खाद मत डालो। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं कि वो भी किसान भाइयों को बताते हैं कि आप प्राकृतिक खेती करें, रासायनिक खेती आप
ना करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? प्राकृतिक खेती में कितना समय संपूर्ण लगेगा? देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि अगर वो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो पूर्णतः रूप से उनका जो खेत है वो प्राकृतिक खेती में कैसे, कितने समय में कन्वर्ट होगा। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। अगर आप करंटली रासायनिक खेती कर रहे हैं और आपको प्राकृतिक खेती में बदलना है अपने खेत को, तो आपको कम से कम 3 साल तक प्राकृतिक खेती के तरीकों का उपयोग करना होगा। उसके बाद ही आपका पूरा खेत प्राकृतिक खेती में बदल जाएगा। इसके लिए आपको जो प्राकृतिक खेती में उपयोग करने वाले जो गोबर की खाद है, बीजामृत, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र इत्यादि उपयोग करने होंगे, जिससे कि आपका पूरा खेत फिर से प्राकृतिक हो जाए। ये कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया कि प्राकृतिक खेती आप कितने समय में अपने खेत को रासायनिक से प्राकृतिक में बदल सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो खेती हम रासायनिक कर रहे हैं उसे छोड़कर जैविक पर आ गए, इसे प्राकृतिक पर करना चाहते हैं, लेकिन बराबर वाला रासायनिक करता, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे खेत पे? देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो तो चलो प्राकृतिक खेती शुरुआत कर दें और साथ वाला जो खेत है वो रासायनिक है, तो अगर वो प्राकृतिक खेती करते हैं और साथ वाला रासायनिक करता है तो उनके खेत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। हाँ, अगर बगल वाला खेत रासायनिक खेती में है और आपका खेत प्राकृतिक खेती में है तो प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपके खेत का पानी उसके खेत में जाता है और उसके खेत का पानी आपके खेत में कभी जाता है, तब इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, किंतु एक दूसरे से दोनों को फायदा भी हो सकता है। जैसे अगर बगल वाला खेत कीटनाशकों को उपयोग कर रहा है और आपके खेत में नहीं हो रहा है, तो आपके खेत में जो हानिकारक कीड़ों के जो शत्रु होंगे वो शरण पाएंगे, जिससे आसपास के जो खेतों को है उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी वो जाकर उनको लाभ पहुंचाएंगे। इस प्रकार अच्छा तो यही होगा कि आसपास के एक पूरा एरिया ही प्राकृतिक खेती में बदले, लेकिन धीरे धीरे ये संभव हो पाएगा और इसकी ओर हम लोग धीरे धीरे हम बढ़ सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आज आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं? आइए जानते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? सर मैं कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती अगर करते हैं हम तो उसमें पैदावार घटेगी या बढ़ेगी शुरू में? देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि अगर वो प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें पैदावार घटेगी या बढ़ेगी। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती करने में पैदावार निश्चित रूप से घटेगी और ये संभवतः आधी भी आपकी हो सकती है, परंतु धीरे धीरे जो है ये पैदावार हर प्रति वर्ष जो है बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे जो है आपको मतलब लाभ वाली उत्पादन उससे प्राप्त होने लगेगा जो है। जैसे आपने कहा कि उनकी प्राकृतिक खेती में जो पैदावार है वो घटेगी, जब उनकी पैदावार घटेगी तो उसका जो उनका जो खर्चा है तो उसको किस तरीके से वो पूरा कर पाएंगे? हाँ, देखिए, ये जरूर है कि रासायनिक खेती में हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, पर प्राकृतिक खेती में हमारा खर्चा जो है 0 होता है। तो मतलब इधर पैदावार कम होगी तो हमारा खर्चा कम होगा और ये जो है खेती किसी भी तरीके से जो है हमारी नुकसान वाली नहीं, हानि वाली नहीं होगी जो है। तो ये कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि अगर हमारा किसान भाई प्राकृतिक खेती के उत्पाद लेके जाता है और रासायनिक खेती के उत्पाद लेके जाता है तो उसको मार्केट में किस तरीके से दाम प्राप्त होते हैं? देखिए, अगर हम जो किसान हैं अपने प्रोडक्ट को या अपने उत्पाद को मार्केट में लेके जाता है तो निश्चित तौर पर इस समय 3 जो मार्केट सेगमेंट बने हुए हैं, 3 स्तरीय बना हुआ है। एक जो रासायनिक जो उत्पाद हैं वो हैं, एक जैविक उत्पाद हैं और प्राकृतिक उत्पाद की हम बात कर रहे हैं। तो रासायनिक उत्पाद निश्चित तौर पर उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। जैविक खेती के उत्पादों के लिए अब अलग से मार्केट हो गए हैं और ज़्यादातर मंडियों में, जैसे अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ पे महीने में 2 बार
जैविक उत्पादों का पूरा मार्केट लगता है। तो क्योंकि उसको पिछले कई साल से प्रमोट किया जा रहा था और हम लोग किसानों को जो है जागरूक कर रहे थे, तो उसके लिए एक मार्केट उपलब्ध हो गया है। अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं, जैसे कुछ गांव के किसानों ने, इस क्षेत्र में कुछ गांव के किसानों ने पिछले बार जो है पिछले 1-2 साल से काली गेहूं की जैविक खेती कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो गेहूं का रेट है वो 1900 से 2000 रुपये पर कुंटल इस समय चल रहा है मार्केट में। और अगर हम उसी जैविक गेहूं की बात करें तो वो रेट 4000 से 5000 रुपये कुंटल चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, 2 गुने से 3 गुने तक रेट मिल रहे हैं मार्केट में। जैविक उत्पाद होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्राकृतिक की बात करेंगे तो उसमें तो किसी प्रकार का कोई कंपोस्ट खाद का या वगैरह कुछ यूज ही नहीं किया गया है। तो एक तो हमारा पहले से, क्योंकि जीरो बजट खेती की बात की जा रही है, तो ऑलरेडी जो इनपुट कॉस्ट है वो ऑलरेडी 30-40% डाउन हो चुकी है। तो थोड़ा उत्पाद अगर डाउन भी होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट की जहां तक बात है तो लोग अब सेहत के प्रति, खासतौर से कोविड ड्यूरेशन में पिछले 2 साल में लोग सेहत के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं। और उस जागरूकता ही कारण है, अगर आप, क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैविक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, प्राकृतिक खेती के लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि आपका खेत प्राकृतिक है और आपका खेत जैविक है। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। मैं थोड़ी सी और एड ऑन करना चाहूंगा इस बात में। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद का जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, वहां पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किसानों को बताया जाता है और उसके लिए प्रशिक्षण की जो प्रोसेस है वो भी चल रही है और जो कृषि विभाग है वो भी उसमें लगा हुआ है। तो अगर इससे संबंधित किसान अपना प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वो हम उनको प्रोसेस समझाएंगे और उनको कराएंगे भी। आने वाले समय और कुछ समय बड़े होटल्स जो हैं दुनिया के, वहां पे आपको नॉर्मल थाली, एक जैविक थाली, अब शायद अब प्राकृतिक थाली भी होटल्स में मिलनी शुरू हो जाएगी। और वो कॉस्ट में कितना बड़ा फर्क होगा वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वो अगर प्रोडक्शन थोड़ा डाउन भी होता है तो कुछ समय के लिए, तो धीरे धीरे वो कवर अप कर जाएगा। जब कॉस्ट ऑलरेडी उनको मिल रही है, उसका उस उत्पादन की जो मूल्य है वो ठीक से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। निश्चित तौर पर सरकार भी इसमें शायद सहयोग करेगी और मंडियों में इस तरह के काउंटर शायद अलग से कुछ समय के बाद लगने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया। जीरो बजट प्राकृतिक खेती अगर आप करते हैं तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप जब मार्केट में अपने उत्पाद को लेके जाएंगे तो उससे आपको अच्छे दाम प्राप्त होंगे। आप भी प्राकृतिक खेती से जुड़े और लाभ लें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी में दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल।
2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।